शहरियत भी कुछ लोग हासिल कर चुके हैं, कहीं इंसानी हकूक़ का मसला ना बन जाए, निकालना मुमकिन होगा इतनी आसानी से? जी देखें, हमारी कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं और हम पे बाइंडिंग है अंडर द इंटरनेशनल लॉ, जिसमें सबसे पहले आपकी यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन है, उसका आर्टिकल 14 है, जो कहता है कि हर इंसान का हक है, उसमें किसी मुल्क का नाम नहीं लिखा हुआ, कि ही हैज़ राइट टू सीक असाइलम इफ़ ही हैज़ एप्रीहेंशन ऑफ फेसिंग सीरियस परसिक्यूशन इन हिज होम कंट्री। तो अब अफ़गानिस्तान में मेरे ख्याल से तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस वक्त का उनका रिजीम होगा, जैसे कि गवर्नमेंट तालिबान की, तो वो मेरी नज़र में जो उनके फॉर इंस्टेंस जो वो लोग जो प्रोग्रेसिव सोच के मालिक हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी एग्री नहीं करते, तो उनको सीरियस लाइफ थ्रेट्स हैं। आप उनको वापस भेज देंगे तो आप इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनको सीरियस थ्रेट्स हैं। और साथ साथ उसके अलावा 1971 की हमारी 51 की कन्वेंशन है यूएन की रेफ्यूजीज़ के ऊपर भी है, वो भी हमने साइन की हुई है, और उसका फिर 67 में एक प्रोटोकॉल भी साइन किया हुआ है। तो ये दो इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग हमारी अरेंजमेंट्स हैं जो हमने साइन किए हैं, रेटिफाई किए हैं। और ट्रीटी जब एक दफ़ा साइन हो जाती है और रेटिफाई होती है, देन इट बिकम्स लॉ ऑफ योर लैंड, उसका स्टेटस वही होता है। दैट मीन्स कि पाकिस्तान का ही अब कानून कहता है कि आपने उनको प्रोटेक्ट करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे हमारे लिए प्रॉब्लम्स होंगे, इंटरनेशनल लेवल पे बैकलैश भी आ सकता है, और इवन काफ़ी हद तक आप पे शायद आपको कुछ मुल्क उसमें जिसमें हमें GSP प्लस स्टेटस मिला हुआ यूरोपियन कंट्री से, इस तरह की कुछ फेवर्स जो आपको मिलती हैं वो पे विड्रॉ भी हो जाती है जब आपकी कंडीशंस फॉलो नहीं करते, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में तो खासकर इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है। अभी रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम ने एक लॉ बनाया था इसी के ऊपर कि हमने 50,000 इमिग्रेंट्स आ रहे हैं हर साल, तो हम भी लीगल इमिग्रेशन को रोकेंगे, वो समंदर के रास्ते आ जाते हैं। तो फिर उस पर उन पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, इंटरनेशनल बॉडीज़, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, इवन UN के लोगों ने भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है इनके। ये अभी मार्च के अप्रैल में उन्होंने एक लॉ बनाया था, ये एंटी इमिग्रेशन लॉ को बनाया था। इस वजह से देखें, आपको अगर इस तरह सख्त फैसले करने हैं, मेरे ख्याल से दिस इज़ नॉट एन इशू ऑफ अनलॉफुल इमिग्रेंट्स, दिस इज़ एन इशू ऑफ लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री। आपके मुल्क में देखें, आप कह रहे हैं 24 में से 14 जो थे वो अफगान नेशनल्स, तो बाकी 10 कौन थे? देवर योर नेशनल्स। दैट मीन्स आपकी सिक्योरिटी लैप्स होती है, आपके उसके अंदर मुल्क के जो आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनकी परफॉर्मेंस में भी कुछ काफ़ी सवालात उठते हैं। जी, इंटरनल वीकनेसेस। यही इमिग्रेंट्स जब आप टर्की में कितने ज़्यादा इमिग्रेंट्स जाते हैं, कनाडा ने कितने इटली जो है वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता उनके समंदर के पार कोई आ जाए तो। जर्मनी देख लें, कनाडा ने अभी वहाँ पे तो लॉ एंड ऑर्डर इतना परफेक्ट है, वेलफेयर स्टेट्स हैं, काम कर रही हैं, स्वीडन वगैरह हो गया, बल्कि वो डीरेडिकलाइज तो दिस इज ओनली ड्यू टू आपकी अपनी नालायकी, आपकी अपनी फेलियर, आपकी जो आपने मुल्क को एक वेलफेयर से सिक्योरिटी स्टेट बना दी ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम, अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से उसका बैकलैश आ रहा है। और आप अब किसी को जिस तरह हम हर चीज़ की इल्ज़ाम लगा देते हैं, जी बाहर की एजेंसीज करा रहे हैं, अपने लोगों को भूल जाते हैं कि वो जो इन्वॉल्व थे। आर्मी पब्लिक स्कूल का अटैक देख लेना, आखिर में सजा किसकी दी? आपने लोकल 10-12 बंदों को पकड़ के उनको सजा दी ना, उनको पकड़ा, वो इन्वॉल्व थे। हम हर चीज़ बाहर पे डाल दे, जी बाहर के लोग कर रहे हैं, हम बड़ा अच्छा काम करें, दिस विल नॉट वर्क। इसमें नुकसान क्या होगा? आप एक्चुअल प्रॉब्लम जो रूट है, उसकी जड़ है, उस पर नहीं पहुंचेंगे आप, उसकी दरख्त की जड़ें काटते हैं, शाखें काटते रहते हैं, जड़ नहीं काटते आप। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ना जैसे जूते में आपके कील हो, लेकिन आप मरहम पट्टी करते रहे पाँव की और कील ना आप निकालें। वो कैंसर का इलाज पैराडोल से नहीं कर सकते, आपको उसकी रेडिएशन थेरेपी करानी पड़ती है। जी, आज की समात का क्रक्स क्या था और इस केस में कितनी पेशरफ्त हुई आज की समात के बाद? अबू सर देखें, अगर आपने समात का क्रक्स समझना है, मैं कोई बाइस नहीं हो रहा, लेकिन आप सिर्फ अख्तर ने बिल्कुल सही फरमाया। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के सवाल सुन लें और आयशा मलिक साहिबा के सवाल सुन लें और काफ़ी हद तक इजाज़ुल हसन साहब के सवाल भी सुन लें, तो आपको केस सारा समझ आ जाएगा। क्योंकि जो बाकी क्वेश्चंस थे वो तो मुझे किसी पॉलिटिकल नेचर के, मुझे तो लग रहा था पार्लियामेंट में डिबेट हो रही है, उसके सवाल जवाब हो रहे हैं। मतलब अब जजेस को इस चीज़ से क्या कंसर्न है कि आपने ये इशू पार्लियामेंट में क्यों नहीं रेज किया? दिस इज़ नॉट देयर जॉब। उनका काम ये है कि क्या ये चीज़ आइन के मुताबिक हुई है कि नहीं, आपने हमें सिर्फ ये बताना है। इंटेंशन क्या थी, वो पार्लियामेंट में जाके PTI ने कानून बनाना नहीं बनाना, दैट इज़ नॉट द कंसर्न ऑफ द जुडिशरी। दे हैव टू टेल अस कि जी ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी थी कि कानून बना सकता था, क्या सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल वायलेट होता है कि नहीं होता। दो मेन काफ़ी बातें हैं, लेकिन जो एंड ऑफ द पॉइंट, दो मूड पॉइंट है, वो आपके ये हैं, क्या ये राइट ऑफ अपील एक प्रोसीजर के लॉ के तहत नया सब्सटेंटिव राइट क्रिएट हो सकता है, नहीं हो सकता, पहला सवाल। और फिर आयशा मलिक साहिबा का इसके साथ जो सेकेंडरी क्वेश्चन है, देखें अपील हमेशा डिफरेंट बेंच सुनता है,
और लार्जर बेंच सुनता है। मैं आपको बता दूं, अगर इस वक्त 15 जजेस हैं, अगर एक केस 8 जजेस सुनते हैं, उसकी अपील कौन सुनेगा? 7 जजेस आपकी अपील नहीं सुन सकते वो, क्योंकि आपको 9 जजेस चाहिए और उसके अलावा डिफरेंट जजेस चाहिए। सो आपका ये बहुत मेन क्वेश्चन है। तो लॉ में एम्बिग्विटी नहीं आ रही, ये आपको रिडिकुलस हद तक लॉ की इंटरप्रिटेशन आएगी कि आपके पास राइट टू अपील कुछ लोगों के लिए है, जिनका 3 जज मुकदमा सुनेंगे वो अपील फाइल कर सकते हैं, लेकिन जिनका मुकदमा 8 जज सुनेंगे वो अपील फाइल नहीं कर सकते। तो एब्सर्डिटी आ जाती है ना, तो फिर कानून में एब्सर्डिटी आती है तो उसको स्ट्राइक डाउन ही करना पड़ता है। उसको हमने बैठ के पार्लियामेंट की आर्काइव्स में ही रखना कि ये बड़ा अच्छा कानून है। और दूसरा इशू ये है, क्या कॉम्पिटेंसी थी पार्लियामेंट की, ये कानून बनाने की नहीं थी, कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट अगर रूल्स बनाती है अपने, क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग के रिलेटेड कोई रूल बना सकते नहीं बना सकती? ये फिर सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का आप पे यहाँ पे मुझे अटैक होते हुए नजर आ रहा है, उस पर असॉल्ट नजर आ रहा है। अब कल को सुप्रीम कोर्ट कहेगी जी हम बना लें पार्लियामेंट का कानून, जी इस तरह ये क्वेश्चन टाइम होगा, इस तरह वो सवाल जवाब होंगे, स्पीकर उधर मुंह करके बैठेगा, ये इस तरह करेगा, दिस इज नॉट द राइट वे। बेशक ये अमेंडमेंट्स आ जाए, सुप्रीम कोर्ट खुद कर ले, ये सारी चीज़ें अच्छी बातें हैं, लेकिन कोई दूसरा अदारा किसी अदारे के अंदर मुदाखलत करता है तो फिर जो तवाज़ुन है आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस होता है डिफरेंट एक्टर्स का ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेज, वो ख़राब होता है। तो फिर आगे प्रॉब्लम क्या होता है, द एंड ऑफ द डे जो लोग हैं वो सफ़र करते हैं, द पब्लिक, कि जिनका जुडिशरी पे एतमाद है और ख़त्म हो रहा है। और मेरे ख्याल से वो आखिर में कूजे में बंद कर दूंगा, अगर आपने समझनी है तो इन 3 जजेस के जो क्वेश्चंस थे उनको समझे, आपको पूरा केस समझ आ जाएगा। के लिए आप कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी वाले जो रिमार्क्स थे वो मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स के स्टूडेंट सुन सकते हैं, लेकिन अगर लॉ स्टूडेंट से लॉ समझना तो इन 3 जजेस के रिमार्क्स सुन लें। कॉम्प्लेक्स वेब, चीजें इतनी उलझ गई हैं कि उनको अलग अलग करना मुमकिन नहीं रहा। यही वजह है कि उन समाज से और रिमार्क्स से ये तासुर आता है। बिफोर वी गो टू ब्रेक, मुझे अबूजर आपसे जानना है, ये जो वज़ारत कानून का नोटिफिकेशन जेल ट्रायल का था, ये मुस्तरद कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्या फ्री एंड फेयर ट्रायल ऐसे मुमकिन नहीं है? देखिए, ये तो जेल ट्रायल नहीं है, जेल ट्रायल बड़ा बेहतर होता है, ये सीक्रेट ट्रायल है। ये स्टालिन की हुकूमत थी ना रशिया में, जो उन्होंने जो रेड आर्मी के जो मेंबर्स थे उनको जब ट्राई किया था तो ये इस तरह की सीक्रेट ट्रायल में किया था, जिसमें ना फैमिली को एक्सेस है ट्रायल में, गिने चुने 2-3 लॉयर्स को आप आने देते हैं, पब्लिक को नहीं पता, मीडिया को नहीं पता क्या प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, क्या उनके राइट्स जो हैं वॉयलेट हो रहे हैं। तो ये सीक्रेट ट्रायल है, ये जेल ट्रायल नहीं है। और इसके साथ साथ देखें, मैं इसमें बता दूं, एक बड़ा अच्छा मोहम्मद अली जिन्ना साहब एक केस कर रहे हैं 1941 में सिंध हाई कोर्ट में, सिंध चीफ कोर्ट के रूल कहते थे उस वक्त, तो लोग बहुत है कहते जिन्ना साहब को सुनना है, वो आर्गूमेंट करेंगे। तो जज चीफ जस्टिस था डेविस, उसने कहा कि दरवाजे बंद कर दो कोर्ट के। वो उठे, उन्होंने कहा द डोर्स ऑफ जस्टिस शुड ऑलवेज रिमेन ओपन। तो ओपन ट्रायल जो होता है वो ही आपको जस्टिस उसमें नजर आता है, क्योंकि वो जेरेमी बेंथन था, इंग्लैंड का बड़ा फेमस राइटर, वो कहता था कि जितने सिनिस्टर प्लान्स और इवल डिजाइन्स होते हैं हमेशा पर्दे के पीछे होते हैं। तो इसलिए ओपन करें, आप दिखाएं क्या हो रहा है, इस केस के मेरिट्स क्या हैं, जितने सुकम है तोशा खाना के तो सामने आ गए ना, अब पता नहीं चल रहा साइफर केस के मेरिट्स क्या हैं, इसमें क्या जान है। वो जब मीडिया रिपोर्ट करेगा तो आप और मैं बैठ के यहाँ पे हंस रहे होंगे कि अच्छा ये भी केस बनता है। तो इस वजह से छुपाओ, सजा दो, क्योंकि सिस्टम का प्लान है कि इस बंदे को हमने जेल में भेज